नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में रिवर ट्रेनिंग वर्क को कवर किया। अब हम आज पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग के बारे में। ठीक है, वाटर लॉगिंग। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली, मतलब जो आपके साल्ट और एल्कली पाए जाते हैं सॉइल में, उनको कैसे जो है रिक्लेमेशन किया जाता है, मतलब उनको कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग क्या होता है? जो आपकी फील्ड है, जो आपका खेत है, उसमें पानी का लेवल इतना बढ़ जाए, वाटर लेवल इतना बढ़ जाए कि पौधों के रूट जोन डेप्थ से भी ऊपर आ जाए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब पौधों के रूट जोन डेप्थ के ऊपर पानी आ जाएगा तो आपकी सॉइल एक बार सेचुरेट हो जाएगी और वाइड्स में पानी भर जाएगा। जब वाइड्स में पानी भर जाएगा तो मतलब जो एयर है, जो जड़ों तक पहुंचनी चाहिए, वो एयर जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे पौधों को उनकी मतलब जो भी क्रिया होती है, क्रिया विधि, वो क्रिया विधि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उससे क्या होगा कि पौधे मुरझाने लगेंगे और एक कुछ दिन बाद सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की समस्या जो है क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। वाटर लेवल का बढ़ जाना, पौधों के रूट जोन डेप्थ से ऊपर आ जाना और जो है वाइड्स को ब्लॉक कर देना। ठीक है, यही वाटर लॉगिंग कहलाता है। अब बात करते हैं वाटर लॉगिंग के कॉज क्या क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। पहला आपका बात करते हैं कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के कारण क्या क्या है? ठीक है, क्यों भाई पानी ऊपर आ रहा है इतना, वाटर लेवल का पानी इतना ऊपर कैसे आ जा रहा है, क्यों वाटर लॉगिंग हो रही है? तो हम पहला बात करते हैं कॉज का, इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ओवर इरिगेशन और ओवर इरिगेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कोई फील्ड है आपकी खेत की, उसमें आप ज्यादा पानी, ज्यादा इरिगेशन प्रोवाइड करा दें, और इंटेंसिव का मतलब वो है लगातार कम समय अंतराल पर बार बार जो है पानी प्रोवाइड कराएं, खेतों को बार बार सिंचित करें। उससे क्या होगा कि वाटर लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा और क्या करेगा, वाइड्स को ब्लॉक कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि लगभग फील्ड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण हो गया आपका इंटेंसिव इरिगेशन और ओवर इरिगेशन। दूसरा आपका है सीपेज ऑफ वाटर थ्रू, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनाल। सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनाल। कैनाल के द्वारा क्या वाटर का सीपेज, जब कैनाल के साइड से वाटर का सीपेज होता रहता है तो आपके फील्ड में क्या होता है, फील्ड में आपके वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। ठीक है, तीसरा है आपका इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन। इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन मतलब मान लीजिए आपकी जहां पे फील्ड है, फील्ड के नीचे, फील्ड में रूट जोन डेप्थ के थोड़ा नीचे ऐसा कोई लेयर पाया जा रहा है जो इम्परवियस है, जिसके नीचे से जो है पानी परकोलेट होकर और नीचे नहीं जा सकता। तब क्या होगा कि जैसे थोड़ा सा भी इरिगेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो पानी आपका क्या फील्ड तक चला आएगा, मतलब फील्ड तक उसका वाटर लेवल पहुंच जाएगा, क्योंकि नीचे इम्परवियस लेयर है तो ज्यादा दूर, ज्यादा नीचे पानी आपका जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा भी इरिगेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी। अगला है आपका इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज। इनएडिक्वेट नेचुरल ड्रेनेज मतलब जो आपके फील्ड का नेचुरल स्लोप है वो मतलब इस तरह का ना हो, इतना स्लोप ना हो कि आपके जो है नेचुरल ड्रेनेज हो सके। आपके फील्ड से जो पानी वर्षा हो रहा है या सिंचित किया जा रहा है उसका नेचुरल ड्रेनेज हो के किसी खाई वाई में ना जा पाए, इतना आपका स्लोप ना हो। ठीक है, मतलब नेचुरल ड्रेनेज आपको पर्याप्त मात्रा में ना प्राप्त हो। ठीक है, अगला आपका है, आपका नेचुरल ड्रेनेज हो गया तो इनएडिक्वेट आपका क्या, इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। वही चीज एक नेचुरल हो गया, इसे आप आर्टिफिशियल कह सकते हैं। आप जो है कि आप खेतों के किनारे ऐसा व्यवस्था ना करें कि जिससे पानी आपका एक्स्ट्रा हो तो नाली के द्वारा बहता हुआ चले जाए, किसमें, बड़े नालों में या नहरों में या नदियों में चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या आप क्या कराएंगे, आर्टिफिशियल ड्रेनेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, अगला है आपका एक्सेसिव रेन्स।
आप देखे होंगे बरसात के समय में कितना अधिक वर्षा होती रहती है, लगातार ज्यादा मात्रा में वर्षा हुई तो वाटर कहाँ जाएगा, वाटर लेवल अपने आप राइज करेगा, तो वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। ठीक है, अगला है आपका सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड्स। सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड मतलब बाढ़ के समय आपकी फील्ड पूरा किसमें, पानी में डूब जाए। बाढ़ के समय आपका फील्ड पूरा पानी में डूब जाए तो उससे क्या होगा, वाटर टेबल राइज कर जाएगा, तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी। इनरेगुलर जो है टोपोग्राफी, इरेगुलर टोपोग्राफी, अगर आपके जो फील्ड है, फील्ड की टोपोग्राफी आपकी रेगुलर है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ज्यादा ऊंचा है तो पानी गड्ढों में भर जाएगा, तो वाटर लेवल अपने आप ऊंचा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होती क्यों है, इन्हीं सब रीजन के कारण वाटर लॉगिंग होती है। पूछता है आपसे कि ऑप्शन दे देगा 4, उसमें पूछेगा कि कौन सा ऐसा कॉज है जिसके कारण वाटर लॉगिंग होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा ऐसा कॉज नहीं है जिसके कारण वाटर लॉगिंग होती है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब कॉज हो गया, अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, वाटर लॉगिंग के कारण आपने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो जो पहला है इसमें आपका पहला है लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्सेज। जो आपके वाटर कोर्स है या कैनाल है उसकी लाइनिंग कर दीजिए। लाइनिंग कर देंगे तो सॉइल के जो सॉइल के बैंक्स थे वो आप क्या इम्परवियस लेयर के बैंक्स हो जाएंगे, तो उसमें से क्या आपका पानी जो है सीपेज होके खेतों तक नहीं जाएगा। सीपेज होके नहीं जाएगा तो वाटर लेवल में राइज नहीं होगा तो आपका वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लाइनिंग ऑफ कैनाल, ये सबसे मतलब इफेक्टिव कह सकते हैं। दूसरा आपका हो गया रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। आप इरिगेशन की तीव्रता को कम कर दीजिए, बार बार इरिगेशन ना प्रोवाइड कराइए, उतना इरिगेशन प्रोवाइड कराइए जितना पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हो जाएगा। अगला है आपका बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप रोटेशन, बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप रोटेशन मतलब कि आपका जो क्रॉप है, क्रॉप मतलब एक फील्ड पे एक समय में जो क्रॉप बोए हैं तो अगले सीजन में क्या करिए, उसको रोटेट कर दीजिए, दूसरी कोई क्रॉप बोइए। तो क्या होगा, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको पानी की मात्रा बहुत अधिक चाहिए होती है, तो क्या होगा कि आपका अगर वाटर लेवल बढ़ रहा है तो पौधे आपके क्या करेंगे कि पानी को खींच लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अपने यूज में ले लेंगे, तो क्या होगा, वाटर लेवल फिर से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें, क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। ठीक है, फोर्थ क्या होगा आपका, बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर। वही चीज आप इरिगेशन कम मात्रा में प्रोवाइड कराएं जितना आवश्यक है, बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर मतलब इरिगेशन उतना ही प्रोवाइड कराएं जितना आपके पौधों को आवश्यकता है। ठीक है, कुछ लोग देखते होंगे रात में जो है ट्यूबवेल को चला देते हैं, सो जाते हैं घर में, सुबह अपना तो खेत भरता ही है और लोगों का भी भर जाता है। ठीक है, तो ये चीज ना करें आप, अगर आपको वाटर लॉगिंग की समस्या से बचना है। ठीक है, अगला है आपका लास्ट है जो बाय प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स, बाय प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स। आप ड्रेन्स प्रोवाइड करवा दीजिए खेतों में। ड्रेन होगा तो क्या होगा कि पानी का होगा, अगर अधिक मात्रा में होगा, देखिए ड्रेन से आपका केवल ग्रेविटी वाटर ही जाएगा। ग्रेविटी वाटर का मतलब ऐसा हुआ कि जो पौधों के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो आपका वाटर ड्रेन्स के माध्यम से बहता चला जाएगा और आपके पौधों के लिए जो पानी चाहिए वो तो उपलब्ध है ही, फालतू का पानी जो आपका वाटर लॉगिंग की समस्या कर रहा है वो आपका निकल के चला जाएगा। अगला है बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। आप क्या करिए, ड्रेनेज सिस्टम
खेतों में नालियां बना दीजिए, नालियों का संपर्क जो है किसी बड़े गड्ढों से या फिर नदियों से कर दीजिए, तो क्या होगा कि जो पानी आपका एक्स्ट्रा होगा वो वर्षा के समय में इंटेंसिव इरिगेशन आप करते हैं, ज्यादा मात्रा में पानी आपसे अगर इरिगेट हो जाता है तो वो बहता हुआ कहाँ चला जाएगा, आपका नदी नालों में चला जाएगा, तो आपका वाटर लॉगिंग की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करेंगे इसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। अगर आपके खेत में वाटर लॉगिंग आप नहीं कंट्रोल कर पाए और वाटर लॉगिंग की समस्या मतलब हो गई, तो आपको इफेक्ट क्या क्या करेगा, आपके फसलों पर इफेक्ट क्या डालेगा वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की समस्या से जो है आपको क्या क्या प्रभावित होगा, ठीक है, क्या प्रभावित होगा आपके फसलों पर, क्या नुकसान पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी, वो आप जो है इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग में देखेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी है कि प्रोडक्टिविटी आपकी घट जाएगी। ठीक है, रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी आपकी क्या करेगी, घट जाएगी। ठीक है, अगर आप में वाटर लॉगिंग हो रही है तो पौधे मुरझा जाएंगे या जो है या तो सूख जाएंगे, या तो अगर नहीं सूखेंगे तो क्या होगा, उनमें पैदावार बहुत कम होगी, बहुत ही कम, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगे। दूसरा आपका क्या है, जब आप खेतों की का कल्टीवेशन करते हैं, जुताई जिसे कहते हैं, तो डिफिकल्टी इन कल्टीवेशन। ठीक है, जब पानी खेतों में नमी ज्यादा होती है, देखते हैं गांव में कि जब खेत एकदम तैयार हो जाता है तभी उसमें जुताई की जाती है, मतलब नमी उसमें बहुत कम मात्रा में होती है, जिससे आपका जो है ट्रैक्टर अगर उस पर चले तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वही चीज अगर आपका जो है ज्यादा मात्रा में वहां पे पानी है तो आप जुताई नहीं कर पाएंगे, खेत की जुताई नहीं होगी तो बुआई कैसे होगी, बुआई नहीं होगी तो फसल कैसे पैदा होंगी। ठीक है, ठीक है, रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। फिर क्रिएशन कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन। क्रिएशन कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन। ठीक है, मतलब कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन, आपका क्लाइमेट कोल्ड रहेगा। देखिए पानी की मात्रा अगर ज्यादा है सरफेस पर तो उस जो है वेपोराइज होके नमी आपके इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाएगी। जब नमी ज्यादा हो जाएगी तो कोल्ड और डैम्प कंडीशंस उत्पन्न होगी। देखिए इससे बीमारियां भी बहुत उत्पन्न होती है, कहीं पानी भरा रहता है तो आप देखते हैं मच्छर पैदा होते हैं, तो उससे क्या मलेरिया वगैरह फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं, बीमारियां भी फैलती हैं इससे। अगला है सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड, मतलब बढ़ जाती है। सॉइल में जो आपके एल्कलाइन पाए जा रहे हैं या फिर साल्ट पाए जा रहे हैं उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर सॉइल में आपके एल्कलाइन और या जो है साल्ट की मात्रा अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, आपकी भूमि धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई पैदावार नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। अब हम बात करते हैं आगे रिक्लेमेशन ऑफ जो है क्या, साल्ट एंड एल्कलीज की। वाटर लॉगिंग तो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिएगा कि इन्हीं चीजों से पूछा जाता है जितना हम आपको पढ़ाए। तो ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड अल्काइन लैंड्स। रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड्स। ठीक है, जो आपकी भूमि है, जो आपकी लैंड है, उसको क्या करें आप, साल्ट और जो एल्कली होते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें, इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस में करते क्या है कि जो सॉइल में आपके सैलाइन या साल्ट या और क्षार जो है उपलब्ध है आपके सॉइल में, उनको क्या करते हैं, उनको सॉइल से दूर ले जाते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो है सॉइल जो होगी वो कल्चरेबल, मतलब क्या करेगी कि जुताई के लायक, कृषि के लायक बन जाएगी, और उससे आपकी क्या क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज होता है मेनली रिक्लेमेशन का, मतलब यही हुआ कि जो सॉइल से जो है साल्ट और अल्कलाइन क्षार को आप जो है दूर लेकर जाए अपने लैंड से। ठीक है, इसको निकालें। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा, रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं यह किस विधि, मतलब लीचिंग मेथड द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है, लीचिंग मेथड द्वारा। तो बात करते हैं लीचिंग क्या होती है। लीचिंग मैंने आपको बताया था ब्रिक में,
ब्रिक में क्या होता है कि जब ब्रिक को हम कुछ ऊंचाई तक पानी में डुबो कर रख देते हैं, कुछ आपका सिरा इन्वायरमेंट में रहता है, कुछ पार्ट आपका ब्रिक का, मान लीजिए आपकी ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक है खड़ी अवस्था में, तो यहां इसको क्या करेंगे, पानी से भरे किसी टब में ऐसे रख देंगे डुबो के। तो इसमें जो छोटे छोटे वाइड्स हैं, इस वाइड्स से होते हुए आपका क्या पानी जो है सरफेस पर आएगा तो क्या होगा, जो सॉइल की, जो आप जिस सॉइल से आप बनाए हैं क्या ब्रिक में, उसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट उपस्थित होंगे, तो वो सॉल्ट इसके साथ घुलते सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, मतलब सॉल्ट घुल के पानी के साथ है और सरफेस पर धब्बे बना दिए। उन धब्बों का मान अगर 10% से कम है तो स्लाइड, 10 से 50 है तो मॉडरेट, 50% से ज्यादा है तो क्या सीवियर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि ये जो आपके क्या ब्रिक से जो साल्ट घुल करके बाहर सरफेस पे आ रहे हैं, उसी एक्शन को हम लीचिंग एक्शन कहते हैं। मतलब लीचिंग एक्शन में क्या होता है कि पानी के द्वारा साल्ट को जो है घोल के बाहर निकालना या निकलना कह सकते हैं आप, तो क्या कहलाता है लीचिंग एक्शन। यही हम क्या करते हैं कि आप फील्ड है, आपकी कोई फील्ड है, फील्ड में आप करेंगे कुछ निश्चित डेप्थ तक आप पानी भर देंगे तो क्या होगा कि साल्ट इसमें घुल जाएंगे। साल्ट जब घुल जाएंगे तो इस पानी को हम क्या कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट और एल्कलाइन आपके घुल के बाहर निकल जाएंगे। तो इसी को कहते हैं रिक्लामेशन ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन लैंड, ठीक है, ये चीज होता है आपका। तो लीचिंग समझ में आया कि लवणों का या फिर क्षारों का पानी के साथ घुल के फील्ड से दूर ले जाना, यही आपका लीचिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लवण ऐसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे साल्ट होते हैं जो आपकी फील्ड में पाए जाते हैं और आपकी क्रॉप के लिए हानिकारक होते हैं। तो देखिए 3 पाए जाते हैं, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड होता है और एक सोडियम सल्फेट होता है। 4 आपके होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और क्या सोडियम सल्फेट। इसको आप कहते हैं ब्लैक एल्कली, इसको आप कहते हैं ब्लैक एल्कली, ठीक है। इन दोनों को कहते हैं व्हाइट एल्कली, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लैक एल्कली कौन सी होती है, तो आपकी सोडियम कार्बोनेट को ब्लैक एल्कली कहते हैं, व्हाइट एल्कली, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आप क्या कहते हैं, व्हाइट एल्कली कहते हैं। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो यही ये लवण है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, मोस्ट हार्मफुल होता है आपके लिए, लैंड के लिए, ठीक है, मोस्ट हार्मफुल होता है। ये पानी में घुलनशील नहीं होता, पानी में घुलनशील नहीं होता ये, ठीक है। अगर आप पानी सोचें कि लीचिंग एक्शन द्वारा फील्ड में पानी भर दे और ये घुल के बाहर निकल जाए, तो सिर्फ यही दोनों लवण होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आपके जो, ठीक है, घुलनशील होते हैं। तो ये आपके जो हो गए क्या, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये तो लीचिंग एक्शन द्वारा पानी में से घुल के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सबसे कम हार्मफुल सोडियम क्लोराइड होता है, लीस्ट हार्मफुल, ठीक है, जो सबसे कम नुकसान करता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो आप जब पानी प्रोवाइड कराएंगे लीचिंग के लिए, तो आप देखेंगे जो ब्लैक एल्कली है आपका सोडियम कार्बोनेट, वो पानी के साथ घुल के निकल ही नहीं रहा, केवल यही 2 लोग क्या कर रहे हैं, निकल के बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आपके पानी में, आपके लैंड में सोडियम कार्बोनेट पाया जाएगा, ठीक है, जब आपके लैंड में सोडियम कार्बोनेट पाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, पहले आप लैंड में जिप्सम मिला देंगे, कैल्शियम सल्फेट को सॉइल में मिला देंगे, उसके बाद पानी भरेंगे। तो क्या होगा, सल्फेट रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सल्फेट आपका सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। देखिए आपके लैंड में सोडियम कार्बोनेट मौजूद था, आपने कैल्शियम सल्फेट मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और ये क्या है, पानी में घुलनशील है, तो ये आपका क्या घुल के बाहर निकल जाएगा, प्लस आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनके क्या अक्षिप्त हो जाएगा। और ये आपको देखिए, ये कहीं लिखा है कि आपको नुकसान करता है फील्ड के लिए, नहीं नुकसान करता, ये अक्षिप्त हो जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, तो आप सब सोडियम कार्बोनेट पाया जा रहा है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। इसके रिक्लेमेशन के लिए आप क्या करेंगे कि कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को सॉइल में मिलाएंगे, और जिप्सम को सॉइल में मिलाने के बाद क्या करेंगे, आप पानी फिर पानी डालेंगे तो जो है क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बनके पानी में घुल के फिर उस पानी को आप ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिक्लेमेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट की। लीचिंग रिक्वायरमेंट, अगर लीचिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। हाँ, आपको एग्जाम में मिलता है, ये चीजें आपको पता ही नहीं होती है, ठीक है, तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा।
अब बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट की। लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है? लीचिंग के लिए जो पानी पाया जो है लगता है, जो लीचिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पानी लगता है वही चीज हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है। लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो, ठीक है, लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो की बात करते हैं। लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो यानी LRR क्या होता है? लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो क्या होता है? इसे हम LR से डिनोट करते हैं, ठीक है। LR हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, LR ऐसे नहीं लिखते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट वही, चाहे आप लीचिंग, इसको हम एक्चुअली में लीचिंग रिक्वायरमेंट को ही लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो के टर्म में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या कहलाता है? जो आपका ये क्या है, ठीक है, DD अपॉन DI। तो ये होता है डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया ऑफ फील्ड। मतलब जब आपने लीचिंग के लिए पानी फील्ड में भरा, ठीक है, लीचिंग के लिए पानी जो है फील्ड में भरा, तो क्या होगा कि डेप्थ ऑफ वाटर, कितना वाटर उसमें से जो है ड्रेन्ड हुआ, ठीक है, वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया ऑफ फील्ड। कितना आप डेप्थ ना लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं, वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया ऑफ फील्ड। एक ये मतलब यूनिट एरिया, फील्ड के यूनिट एरिया से कितना पानी लीचिंग एक्शन होने के बाद जो है ड्रेन आउट किया गया, अपॉन कितना, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। मतलब लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट पर यूनिट एरिया ऑफ फील्ड अपॉन डेप्थ, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ फील्ड। मतलब आप पर यूनिट एरिया में कितना फील्ड लीचिंग के लिए जो है अप्लाई कर रहे थे, उसमें से कितना पानी आपका जो साल्ट घोल करके बाहर निकला, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाता है? लीचिंग रिक्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है, या लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो टोटल डेप्थ होता है DI आपका, देखिए टोटल डेप्थ क्या होता है? कंजम्पटिव यूज प्लस डेप्थ ऑफ वाटर जो ड्रेन्ड आउट हुआ। जो आप पानी फील्ड में प्रोवाइड करेंगे तो कुछ पानी आपका पौधों के कंजम्पटिव यूज यानी इवेपोट्रांसपिरेशन में यूज होगा, जो बचेगा पानी वही तो आपके लीचिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो वही चीज जो आपका डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट, मतलब जो लीचिंग एक रिक्वायरमेंट में भाग लेके ड्रेन्ड आउट किया जा रहा है वो DD हो जाएगा, और कंजम्पटिव यूज इवेपोट्रांसपिरेशन में जो है पौधों के द्वारा यूज किया गया पानी, तो आपका क्या टोटल डेप्थ ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप DD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? DI माइनस CU, यहां पे रख दीजिए। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट बराबर क्या हो जाएगा? DD अपॉन, DD की जगह आप क्या लिखिए? DI माइनस CU अपॉन DI, ठीक है। ये आपका किसके बराबर है? DD अपॉन DI। ये लीचिंग रिक्वायरमेंट का आपका फॉर्मूला हो गया। समझ में आया ना लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हो गई? अब आगे बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट की। तो देखिए लीचिंग रिक्वायरमेंट जो होता है आपका, जब साल्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, ठीक है, कब? साल्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, मतलब जब आपका साल्ट रिक्लाइम होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, तो जो आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है वो बराबर DD अपॉन DI के होता है ना, और ये जो होता है वो CI अपॉन CD के बराबर हो जाता है। यहां पे CI और CD क्या है? CI और CD क्या है? ये आपका साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है। CI मतलब है साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है, साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रेन्ड वाटर। ठीक, समझ में आया ना कि जो आपने जो इरिगेशन अप्लाइड किया उसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन था अपॉन जो आपने ड्रेन्ड आउट किया तो उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन क्या था। जब आप पानी प्रोवाइड करेंगे लीचिंग एक्शन के लिए तो हो सकता है पानी में ही आपके कुछ साल्ट पाए जा रहे हो, तो उस समय कंसंट्रेशन आप ज्ञात करेंगे। और जब रिक्लाइम होगा आपका पानी जो है लीचिंग में मतलब फील्ड के साल्ट के साथ घुलेगा उसके बाद निकलेगा तो उसका कंसंट्रेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हो गया,
लीचिंग रिक्वायरमेंट का फार्मूला आपका बना डी डी अपॉन डी आई इक्वल टू डी आई माइनस सी यू अपॉन डी आई इक्वल टू सी आई अपॉन सी डी। ठीक है, इतना बना। अभी इसमें और बनेगा। जो आपका साल्ट कंसंट्रेशन होता है वो किसके, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। जब आप साल्ट कंसंट्रेशन निकालते हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि जब साल्ट कंसंट्रेशन आप किस मेथड से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रोमास प्रति सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो आपका यानी साल्ट कंसंट्रेशन जो होता है आपका, यानी साल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ कि सी आई अपॉन सी डी इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर। तो यहां से लीचिंग रिक्वायरमेंट आपकी क्या आ जाएगी, डी डी अपॉन डी आई इक्वल टू डी आई माइनस सी यू अपॉन डी आई इक्वल टू सी आई अपॉन सी डी इक्वल टू ई सी आई अपॉन ई सी इंटू डी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई लीचिंग रिक्वायरमेंट। अभी इसमें एक टर्म और जुड़ेगा। ठीक, अब अगला टर्म आपका क्या है कि अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट आपकी जो है पूरी करनी है तो देखिए, एक होता है कि क्या सैचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, सैचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट, सैचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट। ये क्या होता है, सैचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट मतलब आप सैचुरेटेड सॉइल लीजिए, सैचुरेटेड सॉइल में आप साल्ट का कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, साल्ट कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉइल, तो वो आपका क्या कहलाता है, सैचुरेशन सॉइल एक्सट्रैक्ट। ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया ये चीज कि जो आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर होती है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर की होती है वो किसके दो गुने ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या, एक्सट्रैक्ट, सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहां से हम लीचिंग रिक्वायरमेंट लिखेंगे, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट आपका हो जाएगा डी डी अपॉन डी आई इक्वल टू डी आई माइनस सी यू अपॉन डी आई इक्वल टू सी आई अपॉन सी डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या, इरिगेशन वाटर अपॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर इक्वल टू, हम आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ जो है एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आया लीचिंग रिक्वायरमेंट का। आप लीचिंग रिक्वायरमेंट इतने विधियों से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, लीचिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर पानी हो गया तो उसको ड्रेनेज कैसे करेंगे, लैंड ड्रेनेज की बात करेंगे। ठीक, ये समझ में आया ना, लीचिंग रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्लामेशन, आप सैलाइन एंड एल्कलाइन लैंड की बात समझ में आई कि आप सैलाइन और अगर आपके लैंड में साल्ट और एल्कली पाया जा रहा है तो उसको रिक्लामेशन उसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं जो है ड्रेनेज, लैंड ड्रेनेज की बात करेंगे हम। लैंड ड्रेनेज दो प्रकार से होता है। जो आपका लैंड ड्रेनेज होता है वो आपका दो प्रकार से होता है। एक होता है सरफेस ड्रेनेज, एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है कि नॉर्मली आपका फील्ड है, कोई फील्ड है, इसके साइड में आप क्या करेंगे, जो है चैनल बना देंगे, उससे पानी आपका क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट होता चला जाएगा। तो इसे आप क्या, एक्स्ट्रा पानी आपका ड्रेनेज होकर बाहर चला जाएगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, लेकिन जो सब सरफेस ड्रेनेज होता है उसे आप टाइल ड्रेनेज कहते हैं। मतलब टाइल जो है, कुछ टाइल ड्रेनेज का मतलब कुछ पाइप्स प्रोवाइड की जाती है सरफेस में, मतलब सब सरफेस में। ठीक है, तो बात करते हैं सब सरफेस ड्रेनेज की। सब सरफेस ड्रेनेज मतलब आपका जो पानी है सीधा रूट जोन डेप्थ से, जो ग्रेविटी वाटर है आपके रूट जोन डेप्थ में, उसको क्या किया जाएगा, कुछ टाइल ड्रेन्स बिछा दी जाएंगी, और टाइल ड्रेन्स से क्या होगा कि वो पानी जो है आपका पोरस होंगी, और उस पानी जो है टाइल ड्रेन से होते हुए फील्ड से दूर चला जाएगा ग्रेविटी वाटर, और आपका वाटर लॉगिंग की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम इसे कहते हैं टाइल ड्रेनेज भी कहते हैं। टाइल ड्रेनेज मतलब सब सरफेस ड्रेनेज को हम टाइल ड्रेनेज कहते हैं। टाइल ड्रेनेज टाइल्स क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी कोई फील्ड है,
ये आपकी फील्ड है। यहाँ पे आपने क्या किया, फील्ड का ये जो है सबसे निचला आपके जब फील्ड है आपकी, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी फसल बोई गई है, फसल बोई गई है, और यहां तक आपका क्या वाटर टेबल है, वाटर टेबल है आपका। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या ड्रेन्स बिछा देंगे, टाइल ड्रेन इनको बोलते हैं, टाइल ड्रेन्स बिछा देंगे। तो क्या होगा कि देखिए ये एक आपका ऐसा स्ट्रेटा है जिसके इम्परवियस स्ट्रेटा आप कह सकते हैं, जिसके नीचे पानी नहीं जा रहा है, इम्परवियस, इसके ऊपर पानी टंगा हुआ है आपका। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रेन्स बिछा देंगे। ड्रेन से क्या होगा कि जो ग्रेविटी वाटर है, जो पौधों के उपयोग में नहीं आता है, वो वाटर आपका क्या होगा कि यहाँ से ड्रेन आउट होता चला जाएगा, और सब सरफेस वाटर से जब ड्रेन हो जाएगा तो वाटर टेबल अपना नीचे आ जाएगा। तो आपके पौधे क्या करेंगे, कैपिलरी वाटर को लेते रहेंगे, और पौधे को जो है ऊपर से एयर भी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, पौधों का ग्रोथ होगा। तो टाइल ड्रेनेज को प्रोवाइड करते हैं कि मतलब पानी को जो है बाहर निकालने के लिए, वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म करने के लिए, ठीक है। टाइल जो है ड्रेनेज के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस अगर हम देखा जाए इसका, तो पहला जो होता है वही चीज, ग्रेविटी रिमूव, ग्रेविटी वाटर को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। दूसरा है आपका इंक्रीज एयर, जो है एयर सर्कुलेशन आप कह सकते हैं, इंक्रीज एयर सर्कुलेशन, मतलब पौधों की जड़ों में आपका जो है वाइट्स के द्वारा पानी जाने लगेगा, ठीक है, तो एयर सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। थर्ड आपका होता है इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी इन सॉइल, इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी इन सॉइल। जो ये क्वेश्चन, ये चीज, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया था शायद डीएमआरसी जेई में, डीएमआरसी जेई में पूछा गया था, या आपका जो है हाँ डीएमआरसी में ही पूछा गया था कि अगर टाइल ड्रेन प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर क्या होता है उसका लाभ। तो ये ऑप्शन सही दिया था, इंक्रीज द एक्टिविटी इन सॉइल, इंक्रीज द बैक्टीरियल एक्टिविटी इन सॉइल। मतलब जब आपके कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों में उर्वरक का काम करते हैं, फर्टिलिटी का काम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उनकी उर्वरक क्षमता को, मतलब फील्ड की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फसल की। तो ये क्या करते हैं, उन बैक्टीरियल एक्टिविटी को ये लोग बढ़ावा देते हैं जब आप टाइल ड्रेन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला है आपका रिड्यूस सॉइल इरोजन, लगातार पानी भरेगा तो सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ये सॉइल इरोजन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगला लास्ट है आपका बाय लोअरिंग वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल को क्या कर देगा, वाटर टेबल आपका क्या हो जाएगा, लोअर, नीचे हो जाएगा, लोअरिंग मतलब नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ हो गए आपके एडवांटेजेस, आप याद रखा करिए, ऑप्शन में पूछ सकता है कि कौन से टाइल ड्रेनेज के एडवांटेज है, कौन से नहीं है, तो आपको बताने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि टाइल ड्रेन्स जो प्रोवाइड की जाएंगी इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। टाइल ड्रेन्स आज की जो प्रोवाइड की जाएंगी इनके बीच की दूरी क्या होगी, कितने दूरी पर रखा जाए, तो ये जो है सफिशिएंट मात्रा में डिस्चार्ज जो है आपका बाहर लेकर चली जाएंगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इस स्ट्रेटा की गहराई, वाटर टेबल की गहराई जो है कहां, इम्परवियस स्ट्रेटा से भी है, और इसके सेंटर की गहराई ए है, तो और इनके बीच की दूरी मान लीजिए एस है। इसी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, एस। और सॉइल का जो है आपका परमेबिलिटी के है, सॉइल की परमेबिलिटी क्या है, के है, ठीक है। तो देखिए यहां से इस टाइल ड्रेन की अगर हम बात करें तो आधा पानी यहां से आएगा, इसका इस तरफ से, आधा पानी इधर से आएगा, तो Q/2, मतलब इसे क्यू क्यों लिखते हैं, स्मॉल क्यू का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ से डिस्चार्ज, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट विड्थ से आपका डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो पर यूनिट विड्थ से ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो S बराबर क्या होता है आपका, जो इनके बीच का गैप होता है, S बराबर क्या होता है आपका, S बराबर होता है 4K/Q B² - A²। यह आपकी स्पेसिंग होती है इनके बीच की, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। के है क्या आपका परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, क्यू क्या है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, बी क्या है एक जो है इम्परवियस स्ट्रेटा से वाटर टेबल की गहराई, ए क्या है इम्परवियस स्ट्रेटा से पाइप के टाइल ड्रेन के सेंटर की गहराई, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू कैसे निकालेंगे। क्यू जो होता है वो ड्रेनेज कॉफिशिएंट होता है, उसमें क्या करेंगे, एरिया से गुणा कर देंगे तो क्यू आपका निकल के चला जाएगा। ड्रेनेज कॉफिशिएंट क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में जो है जो ड्रेनेज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, ड्रेनेज कॉफिशिएंट, ठीक है। तो ड्रेनेज कॉफिशिएंट ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है ड्रेनेज कॉफिशिएंट, तो आप क्या करेंगे, ड्रेनेज कॉफिशिएंट से एरिया को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यू निकल के आएगा, और इसमें रख देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग पता चल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डाया, जो आपकी टाइल ड्रेन का डाया होता है, टाइल ड्रेन का डाया
ये आप कैलकुलेट करते हैं मैनिंग फार्मूला से। मैनिंग फार्मूला आपका पता है 1/n r⁻²/3 s⁻1/2, ठीक है। मैनिंग फार्मूला से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इनका स्लोप होता है, जो ड्रेन्स का स्लोप होता है वो 0.05% से 3% के बीच में होना चाहिए, लेकिन जनरली हम कितना प्रोवाइड करते हैं, टायर ड्रेन्स का 0.2% प्रोवाइड करते हैं स्लोप, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर लॉगिंग खत्म होता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग खत्म होता है। एक छोटा सा चैप्टर है आपका भौम जल पुनर्भरण, ठीक है। भौम जल पुनर्भरण जो है आपका एक चैप्टर, मतलब कह सकते हैं कि पानी को जो है वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या विधि अपना सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कौन सी विधि से आप भौम जल पुनर्भरण कर सकते हैं। तो कौन सी विधि होती है आपकी, आप क्या करिए कि जलाशय बना दीजिए। जलाशय बनाएंगे तो पानी स्टोर होगा तो पानी आपका रिस करके ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वाटर टेबल बढ़ेगा। अब जो है नदियों में पानी जितना पाया जाता है उससे तो होता है। आप क्या करिए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करिए, और जो आपकी रोड बन रही है, रोड या मतलब जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें पानी का रिसाव नहीं होता, उनको कम करिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी जो आप व्यवहारिक रूप से समझ जाएंगे जब क्वेश्चन में आपको दिखेगा, ठीक है। तो भौम जल पुनर्भरण से ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो इरिगेशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपकी समाप्त होती है। कल के लेक्चर में हम आपको लाएंगे कि 2018 में इरिगेशन के जितने क्वेश्चन आए थे वो हम आपको सॉल्व कराएंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग से 2018 में जितने क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमने यहाँ पे इरिगेशन आपको पढ़ाया उससे क्वेश्चन आया अभी है कि नहीं, ठीक है। तो हम आपको एक चीज विश्वास दिलाते हैं कि यहां से जितना इरिगेशन पढ़ाया गया है उससे बाहर आपको एसएससी जेईई में नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है भैया, अब हम आपको आगे जो है कल आपका क्वेश्चन वाला वीडियो समाप्त करने के बाद हम आपको एस्टिमेटिंग पढ़ाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।